स्टार्ट। चलो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। चलो चलो बेटा, बात स्टार्ट करते हैं। अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर हुआ था, कुछ बच्चे क्लास में इरेगुलर चल रहे हैं बेटा, उनको खासकर मैं कहना चाहूंगा सिलेबस तो हो चुका है तुम्हारा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से रिवीजन क्लासेस चला रखी है। कुछ अपनी इनफाइनाइट के स्टूडेंट है, कुछ हमारे स्टूडेंट जो अदर कोचिंग्स में पढ़ते हैं, खाली उनके लिए रिवीजन क्लासेस चला रखी है। बाकी हमें रिवीजन क्लासेस में एक्स्ट्रा एक बार और पढ़ा के कोई ज्यादा मजा नहीं आता बेटा, सच बात ये है। मजा सिर्फ इस बात में आता है ताकि तुमको थोड़ा सा फायदा मिले। ओके, तो तुम ये जो अपना दिमाग लगा के रिवीजन क्लासेस में अपसेंट चल रहे हो, खुद का ही लॉस करोगे बेटा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैंने एक ही बात, एक हेडलाइन लिखी थी, आपको हेडिंग लिखी थी, आपको याद है तो बेटा, एक साल और पढ़ने से बेहतर है एक बार और पढ़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये जो रिवीजन क्लासेस है, बाकी अदर्स कोचिंग की तरह हम भी रिवीजन क्लास न चला के क्रैश कोर्स ला सकते थे, जिसमें हर बच्चे से 5-10 हज़ार रुपये आराम से ले सकते थे और 2-2 दिन में चैप्टर की फॉर्मेलिटी करवा के 1-1.5 महीने में कर देते, ये सिलेबस हो गया और हमारे पास फीस आ गई। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। बाकी खाली फीस के चक्कर में बाकी बच्चों को जोड़ने के बजाय इंपॉर्टेंट था अपने बच्चों का एक बार और रिवीजन हो जाए, या फिर जिन बच्चों ने क्लासेस बंक किए किसी रीजन से, वो कम से कम पढ़ सके, ताकि उनको केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री के लिए हमसे जुड़े थे तो केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अपना दिमाग कम लगाया करो बेटा, जो कुछ किया जा रहा है वो सब आपके फायदे के लिए ही किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। अगर किसी चैप्टर की क्लास अटेंड कर रहे हो तो रेगुलरली अटेंड करो बेटा, ताकि कम से कम फायदा उठा सको, वरना ये फालतू में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में एक साल और पढ़ना पड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा इन बातों का। ठीक है, तो सिलेक्शन वाला बच्चा होता है ना, उसके लिए रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे क्लास की हो चाहे सेल्फ स्टडी की हो। वो रेगुलर पढ़ता है तो पढ़ता ही है, चाहे दुनिया में वही आंधी तूफान या दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसका शेड्यूल कभी डिस्टर्ब नहीं होता और वही बच्चा अच्छी रैंक देता है। ध्यान रखना, जो छोटी मोटी जो ये हरकतें हैं ना, क्लासेस बंक करना, ये करना वो करना, टेस्ट मिस करना, ये करना वो करना, इन हरकतों की वजह से बच्चा अपना एक साल खराब कर लेता है। तो ध्यान रखो, इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लो बेटा। ये सब क्यों करवाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किसी को मजा थोड़ी आता है। सिलेबस अपना केमिस्ट्री का कंप्लीट है, लेकिन फिर भी तुम लोगों के लिए वापस से माथापच्ची करें, कम से कम थोड़ा तुम्हें थोड़ा बहुत फायदा मिल सके बेटा। ठीक है, बाकी हम नए बैच स्टार्ट करके उन पे भी पूरा फोकस कर सकते हैं, लेकिन नए बैच स्टार्ट होने के बाद भी तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहे हैं बस, ताकि तुम लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, थोड़ा ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में टाइम मिला, एग्जाम से पहले तुम्हें अगर फ्री छोड़ देंगे तो तुम खुद ही डाइवर्ट हो जाओगे, क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं आएगा। तो जो तुम्हारे टेस्ट का शेड्यूल है, जो भी टेस्ट शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो, टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, या फिर जो थोड़ी बहुत क्लासेस हो रही है तो क्लासेस जरूर बेटा अटेंड करो, ताकि कम से कम तुम्हें सेल्फ स्टडी में रटना नहीं पड़ेगा। कब तक रटोगे, टीचर का पढ़ाया हुआ एक बार अच्छे से कर लोगे, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, इसमें ये करना, इसमें ये करना, फिर मुझे सिर्फ पेज पलटने हैं और वो एग्जाम तक मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये गारंटी है। ठीक है, अच्छे से बेटा सीरियसली क्लास और टेस्ट पेपर अटेंड किया करो, इन चीज़ों में थोड़ी सी लापरवाही मत दिखाओ, वरना साल खराब हो जाएगा बेटा। ठीक है, टीचर्स का, पेरेंट्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बनना बिगड़ना वो तुम्हारा ही है, ये ध्यान रखना। एक छोटी मोटी हरकतें तुम्हें, वही बात है, कैरियर बना सकती है, कैरियर बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तुम पे डिपेंड करता है कैरियर बनाना है बर्बाद करना। जो बच्चा कोचिंग या टीचर के साथ साथ चलता है वो सिलेक्शन देता है, और जो कोचिंग टीचर के साथ साथ चलने के अलावा उससे ज़्यादा एफर्ट करता है अपनी तरफ से, वो टॉप रैंक देता है। तो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हें सिलेक्शन लेना है, टॉप रैंक देनी है, या फिर एक साल और खराब करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा, छोटी मोटी चीज़ें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब कहीं नहीं जाएंगे, सब वहीं मिल जाएंगे। ये तुम्हारा कैरियर बनाने का टाइम है बेटा, ये बार बार नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलो तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। कुछ बच्चे बार बार समझाने के बाद भी अपसेंट चल रहे हैं, चाहे क्लासेस हो चाहे टेस्ट पेपर हो, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखा करो। ओके, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, तुम कर पाते तो तुम्हें कोचिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ठीक है, तुम इतने भी 30 मार्क का नहीं हो कि खुद कर लोगे, तुम कितना कर सकते हो ये हमें भी पता है और हमसे ज्यादा तुम्हें खुद को भी पता है। बस उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो बेटा कि मैं कितना कर सकता हूं और मुझे क्या करने की जरूरत है। ओके, जो बच्चा बिल्कुल सिलेक्शन के लिए मतलब सेफ जोन में है, उसको हम खुद ही नहीं कहते कोई बात नहीं, वो बच्चा कॉपी रिवाइज करके भी कर सकता है। लेकिन जो बच्चा सिलेक्शन के रेंज में नहीं है, मतलब 70% स्कोर भी नहीं कर सकता टेस्ट में, उसको क्लास की बहुत जरूरत है बेटा। क्यों? क्योंकि वही बात है, खाली नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स तुम्हें उतना ही बताएगा जितना तुम्हें आता है, मैक्सिमम 1 या 2 कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। लेकिन टीचर जो तुम्हें पढ़ाएगा वो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। कॉपी सिर्फ ये बताती है ये बराबर ये होता है, लेकिन ये बराबर ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, किस कंडीशन में पूछे तो कैसे जवाब देना है, ऐसा बोले तो तुम्हें क्या करना है, ये सब टीचर ही बताएगा तुम्हें, नोट्स कभी नहीं बताते। नोट्स सिर्फ सीधा लिखाएगा लाइन ये बराबर ये होता है और तुम रटोगे उस चीज़ को। और रटाफिकेशन से कभी भी 80 या 90% नहीं बनते, रटाफिकेशन मैक्सिमम तुम्हारे 50% बना सकता है।
और मैक्सिमम बच्चों के 50 तक ही बनते हैं, उसका रीजन भी यही है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे वो सब तुम फेस कर सकते हो बेटा। ये तब पता चलेगा जब टीचर को साथ साथ फॉलो करके अच्छे से साथ साथ पढ़ते जाओगे, दिमाग काम में लेते जाओगे बेटा, ठीक है। और बिना दिमाग के अगर हर कोई बन पाता, बिना हार्डवर्क और बिना कैचिंग पावर के, तो हर कोई डॉक्टर बन पाता, हर कोई नहीं बन पाता बेटा, क्योंकि टीचर कोचिंग को फॉलो करना इतना ईजी नहीं है। हर चीज साइड में करनी पड़ती है, मेरा क्या मन है, मेरा क्या नहीं है, जो एक्स्ट्रा दिमाग चलता है ना उसको साइड में करना पड़ता है। साथ वाले क्या करें, मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, बस एक न्यूट्रल फॉर्म में टीचर कोचिंग को फॉलो करते जाओ, वो आपको आपकी सक्सेस तक, आपकी मेडिकल कॉलेज तक छोड़ देंगे। श्योर है बेटा, ये जो 100% एफिशिएंसी से फॉलो करता है टीचर कोचिंग को, वो हर हाल में सिलेक्ट होता ही होता है बेटा, बस उनके बराबर हार्डवर्क करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस रखो बेटा अपने करियर पर, और टीचर्स कोचिंग जो आपको कहती है वो आपके फायदे के लिए ही होता है बेटा, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ओके चलो बेटा, ये इरेगुलरिटी आपको मार जाएगी, साल खराब कर देगी बेटा। टीचर कोचिंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनके तो अगले साल और बच्चे आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए ये 1 साल चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा जिंदगी का, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं ना कभी मेरे खुद के फायदे के लिए बात करता हूँ ना कुछ और, बस तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा फील होता है कि बच्चा छोटी मोटी हरकतों से अपना 1 साल खराब कर देगा और अपने पेरेंट्स के ड्रीम है उनको धुंधला कर देगा, उन सब पे पानी फेर देगा, मम्मी पापा ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था। इन सब की बजाय सिर्फ एक ही बात जवाब होना चाहिए, यस मम्मी एंड पापा आई एम ए डॉक्टर। क्लियर। और ये डॉक्टर वर्ड बोलने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, और जैसे बोला तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ तुम्हें 5 साल बाद पता चलेगी, दुनियादारी समझ में आएगी। तुम्हें अगर सही गलत का, जिस टाइम हम कोई काम कर रहे हैं उस टाइम अगर हमें सही गलत का पता हो, समझ हो, तो हम गलत करते ही नहीं। लेकिन ये सही था ये गलत है कब पता चलता है, काम होने के बाद। तो ये ध्यान रखना, साल खराब हो जाएगा उसके बाद तुम्हें पता चलेगा क्या सही था क्या गलत था। ऐसी कंडीशन आने मत दो कि हमें ये कहना पड़े अगर मैं ऐसा करता तो ये हो जाता। वही काम करो, बस एक ही चीज में कह सकूं, यस आई एम ए डॉक्टर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, पूरी जी जान लगा दो। तुम्हारे पास ये गिनती के 50 दिन बच्चे हैं, ये तुम्हारे पास जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। कोई कमी मत रखो अपनी तरफ से, पूरी जी जान लगा दो। ओके चलो बेटा, तो बात करते हैं कैसे करना क्या करना बच्चों। चलो तो बेटा देखो, अपना लास्ट लेक्चर जो हुआ था आयनिक का, उसमें अपन बात कर रहे थे बेटा, यानी बफर सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट किया था। ओके, बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि वो सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, अपनी पीएच में चेंज का अपोज करते हैं, यानी पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं, उन्हें अपन ने क्या कहा था, बफर सॉल्यूशन। क्लियर है। फिर उसमें बफर एक्शन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस किया था। फिर टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन पे आए थे, तो अपन ने कहा था 2 टाइप के होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन और मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। क्लियर। सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वीक एसिड वीक बेस से मिलकर बना सॉल्यूशन, काम खत्म। ठीक है बेटा। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला अपन स्टार्ट करे थे बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन, उसके बाद आएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर। तो मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में पहला अपन ने स्टार्ट किया था एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो अपन ने क्या कहा था, थोड़ा सा बेटा कनेक्टिविटी के लिए मैं थोड़ा सा समराइज करवा रहा हूं, 2-5 मिनट का समझना। एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा, वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट होता है वो क्या करता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। अब एग्जांपल नहीं रखने, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखना है कि जो एग्जांपल इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा बस वो मेरा ऑप्शन होगा, वो मेरा आंसर होगा, काम खत्म। तो मैंने क्या कहा, वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, एसिडिक बफर होगा। क्लियर है। ठीक है बेटा। और कई सारे एग्जांपल्स भी अपन ने लिखे थे, जैसे HCN प्लस NaCN, HNO2 प्लस NaNO2, SCOH इक्वल टू A प्लस HCONA, या CH3COH प्लस CH3CONA, H2S प्लस Na2S, H2CO3 प्लस Na2CO3, H3PO4 प्लस Na3PO4, और जो 2016 के APMT में पूछा वो भी है H3PO4 प्लस Na3PO4, किसका एग्जाम्पल है, एसिडिक बफर का एग्जांपल है बेटा। क्लियर है। ठीक है। फिर अपन ने क्या कहा था, कोई एसिडिक सॉल्ट है वो भी अपने कॉन्जुगेट स्पीशीज के साथ एसिडिक बफर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो गलती करवाती है, ये जो 2 पॉइंट हमने बोले हैं, इससे एसिडिक बफर बनता है, उससे बनता है, ये तो 5-10 साल पहले की बात है। लेकिन अब 2-3 साल में बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट क्या, जहां दिमाग काम में लेना पड़े, तो मैंने क्या कहा, यानी क्या होगा, फॉलोइंग स्पीशीज आर आल्सो फॉर्म्स एसिडिक बफर सॉल्यूशन बट कॉमन एंड नॉट शुड बी प्रेजेंट। क्या कहा, निम्न स्पीशीज भी अम्लीय बफर विलयन का निर्माण करती है लेकिन सम आयन उपस्थित नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी बेटा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। बट इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड शुड बी ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है। रीजन क्या मैंने बताया था। और दूसरी कंडीशन क्या थी बेटा, सॉल्ट प्लस
प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, बट इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका रीजन क्या है, मैंने एक एक चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी बेटा। क्लियर है, एग्जांपल रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट रखो, कैसे करना है, क्या करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है बेटा, चलो बेटा अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं बेटा, बफर एक्शन, क्या कहा, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन का बफर एक्शन क्या होता है? तो पहली बात तो बच्चों, बफर एक्शन का मीनिंग क्या होता है ये अपन ने बात की थी, याद है ना? मैंने क्या कहा था, पीएच में चेंज के अपोज के लिए सॉल्यूशन जो रिएक्टिविटी जो मैकेनिज्म शो करता है उसे अपन क्या कहते हैं, बफर एक्शन बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, आपको याद है बच्चों अपन एक बात कही थी, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आयन बफर एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ अपन ने ये स्टेटमेंट लिखा था। ओके, लेकिन बच्चों मैंने कहा था इस बात को मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर? अब इस बात को प्रूफ करते हैं मैकेनिज्म से, कैसे होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले क्या, रेफरेंस के लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं जो एसिडिक बफर का हो, तो मैं लिख रहा हूं जैसे HCN प्लस NaCN। ये बताओ ये एसिडिक बफर का केस है या नहीं है बच्चों? क्लियर है। अब बफर एक्शन चेक करना, जैसे मैंने कहा था पुलिस एक्शन कब लेती है, जब कुछ वॉयलेंस हो, जस्ट डिस्टर्बेंस हो बेटा, यानी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए तो क्या करती है, उसको बैलेंस करने के लिए पुलिस क्या करती है, एक्शन लेती है बेटा। यहाँ पे पीछे शिकायत करती है, ध्यान हो इतना तो ध्यान नहीं होगा, देखा होगा आसपास में कहीं पर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, पुलिस एक्शन कब लेती है, जब डिस्टर्बेंस होगा। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब बफर सॉल्यूशन का एक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब करके देखना पड़ेगा। डिस्टर्ब कैसे करेंगे, ऐसा है क्या आते जाते रास्ते में इन पे कमेंट करेंगे? नहीं बेटा, अब इसमें क्या करेंगे अपन, एसिड बेस ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं सॉल्यूशन अपनी पीएच को मेंटेन रखने के लिए क्या करता है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो मैं क्या लिख रहा हूं इसमें, पहली कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, लिखो क्या कहेंगे बेटा, इफ सम अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड like HCl, मैंने क्या कहा, if some amount of strong acid like HCl added in buffer solution, ओके, ये अपनी कंडीशन है बच्चों। देखो सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl की कुछ अमाउंट क्या करें, बफर सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। ओके, चलो बेटा देखते हैं। तो ये जो अपना एग्जांपल था क्या, HCN प्लस NaCN, ये तो अपना बफर का अपन एग्जांपल लिया था। अब हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर HCN तो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन हमें पता है ये सोल्ट है तो आयनिक कंपाउंड है, तो आयंस की फॉर्म में रह सकता है, नहीं रह सकता, Na प्लस CN माइनस। क्लियर है? ठीक है बेटा, इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, इसमें अपन मिला रहे हैं HCl अगर हम मिला रहे हैं तो हमें पता है HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो बहुत इजीली H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा या नहीं होगा, यस और नो? अरे आयंस में ब्रेक होगा नहीं होगा, होगा बेटा। तो मैंने क्या कहा, HCl की अपन ने बात की है, HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस में इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने HCl मिला दिया, बच्चे के दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे पता है, बिल्कुल पहले बेटा इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर आपके मन में जो डाउट्स आ रहे हैं वो अपन क्लियर करेंगे। समझना अच्छे से बेटा। देखो मैंने क्या कहा, अगर इस बफर सॉल्यूशन में अपने HCl मिला दिया तो HCl हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है, मतलब आसानी से ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा। H प्लस कौन सा कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा मतलब पीएच को डिक्रीज करेगा। अरे डिक्रीज करे या इंक्रीज करे, हमें पता है चेंज तो करेगा ना, चेंज करेगा। और सॉल्यूशन ऐसा चाहेगा कि इसकी पीएच में चेंज हो, नो बेटा। ओके, इसका मतलब ये जो बफर सॉल्यूशन अपना है, अपने जो एग्जांपल लिया है, ये अपनी पीएच को मेंटेन करने का एफर्ट करेगा, यानी नियत बनाए रखने का प्रयास करेगा। और ये अपने पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या, इसमें जो पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा उस आयन को हटाएगा, यस और नो? क्योंकि हमें पता है जैसे यहाँ पर H प्लस पीएच को डिक्रीज करेगा क्योंकि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अगर H प्लस फ्री फॉर्म में रह गया तो हमें पता है ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और बफर सॉल्यूशन ऐसा चाहता है क्या कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो करे यानी पीएच को डिक्रीज करे, नो बेटा, ये अपने पीएच को मेंटेन रखना चाहेगा। इसका मतलब ये अपने पीएच को मेंटेन रखने के लिए किसको रास्ते से हटाएगा, इस H प्लस को हटाएगा, यस और नो? अरे फिल्मों में देखते हैं ना, पहली फिल्मों में एक फिक्स काम यही था बेटा, क्या जो विलेन होते थे, गुंडे होते थे, क्या वो जो ड्रग्स की सप्लाई करते थे, पुलिस वाला उनका ट्रक रोक लेता था, होता था पुरानी फिल्मों में मैक्सिमम यही कॉन्सेप्ट होता है बेटा, बफर वाला ही कॉन्सेप्ट होता है। क्या यानी कोई पुलिस ऑफिसर होता है, नया पुलिस ऑफिसर आता है शहर में, तो उसके जो गुर्गे होते हैं मेन विलेन के, वो जाके क्या कहते हैं,
उसने हमारा ट्रक पकड़ लिया, ट्रक रोक लिया, तो वो विलन क्या कहता है, उस पुलिस अफसर को रास्ते से हटाओ, यानी वो प्रॉब्लम क्रिएट करा तो उसे हटाते थे, नहीं हटाते थे, हटाते थे बेटा। सेम वही काम यहां पर है। क्या अगर इस बफर सॉल्यूशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कौन कर रहा है, ये H प्लस साइन कर रहा है, तो ये बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, इस H प्लस को यहां से हटाओ रे। अब इस H प्लस को हटाने के लिए इस सॉल्यूशन के जो जो आयन, कोई भी आयन है वो इससे क्या करेगा, इससे रिएक्शन करके H प्लस को यहां से हटाने का एफर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर H प्लस फ्री फॉर्म में रह गया तो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी पीएच को डिक्रीज करेगा, यानी पीएच में चेंज करेगा। लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा कतई नहीं चाहेगा। ओके, इसका मतलब है इस H प्लस को हटाने के लिए क्या, ये जो अपना मेन कंपाउंड है बेटा, ये अपना बफर सॉल्यूशन के जो आयंस वगैरह है, कोई सा भी एक आयन इससे रिएक्शन करेगा। तो देखते हैं कौन करेगा, ये Cn माइनस H प्लस से रिएक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है बेटा। तो क्या होगा, ये H प्लस क्या करेगा, इस Cn माइनस से रिएक्शन करेगा। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, अगर ये H प्लस इस Cn माइनस से रिएक्शन करे तो हमें पता है क्या बनेगा बच्चों, HCN बनेगा। HCN बन गया, HCN बनेगा, हमें पता है HCN क्या है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यस और नो। और ये वीक एसिड है या नहीं है, है बेटा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये वापस आयनाइज होगा क्या, नो बेटा। तो क्या लिखेंगे, नो आयनाइज अगेन। मैंने क्या कहा, नो आयनाइज अगेन, वापस आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये वापस आयनाइज नहीं होगा। अरे सीधी सी बात है, अपोजिट आयन मतलब एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक दूसरे से रिएक्शन तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहां अपोजिट आयन की रिएक्शन से गलती से HCN बन गया। HCN क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो हमें पता है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अरे आसानी से डिसोशिएट होता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये आसानी से डिसोशिएट नहीं होता, आसानी से डिसोशिएट नहीं होगा। इसका मतलब वापस H प्लस आयन देगा क्या, नहीं बच्चों, वापस H प्लस आयन नहीं देगा। इसका मतलब जैसे जैसे H प्लस आयन बन रहे थे, इस Cn माइनस से रिएक्शन करके HCN की फॉर्म में आ जाएंगे, HCN की फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब H प्लस फ्री फॉर्म में नहीं होंगे। H प्लस फ्री फॉर्म में नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा बेटा। और एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा मतलब पीएच को डिक्रीज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डिक्रीज नहीं कर पाएगा मतलब कोई चेंज कर सकता है क्या, नहीं बेटा। तो क्या करेंगे, नो चेंज इन पीएच, यस और नो, नो चेंज इन पीएच। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिलाया था, ये क्या करेगा, ये जो H प्लस आयन देगा, सॉल्यूशन इस H प्लस को सॉल्यूशन से रिमूव करता जाएगा, यानी इससे रिएक्शन करके कोई सा भी एक आयन इससे रिएक्शन करके H प्लस को फ्री फॉर्म में नहीं रहने देगा। क्लियर है बेटा। ये तो अपन ने क्या कहा, यानी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपन ने मिला के देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है ये अपनी पीएच को मेंटेन कैसे रखता है। क्लियर है। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर क्या होता है। तो क्या कहेंगे, इफ सम अमाउंट ऑफ, क्या कहा, if some amount of strong base like NaOH एडेड इन ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ अमाउंट, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH की कुछ अमाउंट क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ऐड करके देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो अपना मेन सॉल्यूशन क्या था बच्चों, HCN प्लस NaCN। हमें पता है HCN तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ही ब्रेक होगा। लेकिन साथ में जो NaCN है ये तो सोल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, आसानी से ब्रेक होगा तो Na प्लस और Cn माइनस। क्लियर है, ठीक है। ये तो अपना मेन सॉल्यूशन था। अब आपने डिस्टर्ब करने के लिए इसमें NaOH मिला दिया, तो NaOH मिला दिया तो ये क्या करेगा, Na प्लस OH माइनस। ब्रेक होता है नहीं होता, होता है बेटा। इसका मतलब सॉल्यूशन में आपने NaOH मिला दिया तो ये हमें पता ब्रेक होके क्या देगा, OH माइनस देगा। अगर ये ब्रेक होके OH माइनस देगा तो हमें पता है OH माइनस कौन सा कैरेक्टर शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अगर OH माइनस बेसिक कैरेक्टर शो करेगा तो बेसिक कैरेक्टर शो करने का मतलब पीएच को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, चेंज तो कर ही देगा, यस और नो। और ये बफर सॉल्यूशन ऐसा चाहेगा कि इसकी पीएच में चेंज हो, नो बेटा। इसका मतलब ये अपने पीएच को मेंटेन रखने के लिए यानी इंक्रीज नहीं होने देगा। अगर ये इंक्रीज नहीं होने दे, इसके लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसे OH माइनस यानी जो इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उस आयन को हटाना पड़ेगा, यस और नो। और उस आयन को हटाने के लिए क्या करेगा, सॉल्यूशन के खुद के कोई आयन क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ओके, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, तो देखो इससे कैसे हटा सकते हैं। ये Cn माइनस इस OH माइनस से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं बेटा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में रिएक्शन होगी क्या, कभी नहीं होगी बच्चों। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा आयन कौन सा होगा,
Na+ की बात करें तो क्या होगा बेटा, Na+ OH- से रिएक्शन कर सकता है ना, रिएक्शन करने में कर लेगा, रिएक्शन करने में बुराई नहीं है, क्योंकि Na+ OH- अपोजिट आयन है, तो इनकी रिएक्शन से क्या बनेगा, NaOH बनेगा। ध्यान रखना NaOH बनेगा। NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब ये OH- इस Na+ से रिएक्शन तो कर लेगा, लेकिन रिएक्शन करके बहुत जल्दी वापस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यस और नो। और हमें पता वापस ब्रेक होकर वापस OH- आयन दे देगा, क्योंकि अगर रिएक्शन करेगा तो NaOH बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर क्या होता है, 100% आयनाइज होना, बहुत जल्दी ब्रेक होना। यस और नो। इसका मतलब अगर ये OH- इस Na+ से रिएक्शन कर ले तो क्या हो जाएगा, NaOH बनेगा। NaOH बनकर वापस स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, तो वापस ब्रेक हो जाएगा, वापस ब्रेक होकर वापस OH- आ जाएगा। तो रिएक्शन करने से कोई मतलब है क्या, नहीं बेटा। कहने का मतलब है ये OH- न तो CN- से कंट्रोल होता है, नहीं Na+ से कंट्रोल होता है। ओके। अब जैसे फिल्मों में क्या होता है बेटा, जैसे साउथ की फिल्मों में आप देखते हो, कहते हैं ना, अरे ये तो मेन विलेन है, ये इसके क्या साइड विलेन है बेटा, ठीक है, इसके गुर्गे है, तो कहते हैं सामा तुझा या गोगा तुझा पीटर तुझा, यानी पहले हीरो को मारने के लिए क्या करते हैं बेटा, अपने गुर्गों को भेजते हैं, साइड वाले जो चेले होते हैं उनको भेजते हैं। लेकिन ये भी मार खा के वापस आ गया, ये भी मार खा के वापस आ गया कि हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। क्या होता है, बीड़ी फेंक के मेन विलेन खुद आता है बेटा, आता नहीं आता, तो यहां भी देखो मेन विलेन खुद आएगा बीड़ी फेंक के। क्या होता है बेटा, देखो HCN क्या करेगा, इस OH- से रिएक्शन करता है। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, पर्पस क्या है इसका, इस OH- को हटाना यहां से। क्लियर है, ठीक है। अगर ये HCN इस OH- से रिएक्शन करे तो हमें पता है बच्चों ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये किससे रिएक्शन करेगा, यानी H+ से रिएक्शन करेगा, तो क्या बच गया, CN- प्लस साथ में क्या बन गया, H2O बन गया। यस और नो। अरे H+ OH- H2O बन गया। अगर H2O बन गया यानी वाटर का फॉर्मेशन हो गया, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ या नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, यानी सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन डाइल्यूटेड क्यों हुआ बेटा, क्योंकि वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर इज फॉर्म्ड, यानी वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको याद, अपन ने कहा था बफर सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए तो उसकी पीएच में चेंज होता है क्या, नहीं बेटा। तो क्या लिखेंगे, नो चेंज इन पीएच, यानी पीएच में कोई चेंज नहीं होता। यस और नो। बात समझ में आई क्या, मेरा कहने का मतलब क्या बेटा, चाहे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, बफर अपनी पीएच को मेंटेन रखता है, नियत रखता है। क्यों, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर शो करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आयन होते हैं, यानी पीएच को डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो आयन उत्तरदायी होते हैं, उनको क्या करता है, बफर सॉल्यूशन फ्री फॉर्म में नहीं रहने देता और अपने पीएच को मेंटेन रख सकता है। क्लियर है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे थे 1 बाय 1 वो देखते हैं बेटा। पहली बात तो देखो, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे लास्ट लेक्चर में, बफर जब स्टार्ट किया था मैंने कहा था इस एक एक चीज को प्रूफ करेंगे। आपको याद है, एक बात तो मैंने बोली थी, बफर एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, अगर एसिडिक बफर होगा तो क्या होगा, वीक एसिड या इसका कॉन्जुगेट आयन। याद है ना बेटा, यस और नो। मैंने क्या कहा था, अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट आयन, और अगर बेसिक बफर है तो क्या बोलेंगे, वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन। वो अपन बेसिक बफर में डिस्कस करेंगे। लेकिन एसिडिक बफर की बात करें तो देखते हैं बच्चों, देखो कैसे, जब अपने HCl मिलाया था तो ये बताओ H+ को यहां से रिमूव करने के लिए कौन रिएक्शन कर रहा है, CN- कर रहा है। ये CN- देखो वीक एसिड का कॉन्जुगेट आयन है या नहीं है, अरे HCN वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट आयन क्या हो गया बेटा, CN-। क्लियर। तो यहां पर तो कॉन्जुगेट आयन रिएक्शन कर रहा है, और यहां पे देखते हैं OH- को हटाने के लिए कौन रिएक्शन कर रहा है, खुद HCN रिएक्शन कर रहा है, वीक एसिड खुद रिएक्शन कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में Na+ रिएक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं बेटा। तो अपन ने क्या कहा था, अगर एसिडिक बफर है तो बफर एक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वीक एसिड या इसका कॉन्जुगेट आयन। प्रूफ है बेटा, मैंने कहा था प्रूफ करेंगे अपन। क्लियर है, ठीक है बेटा यहां तक। चलो बेटा, अब बच्चे के दिमाग में, सर आपने बार बार एक बात कही थी, द सॉल्यूशन विच आर रेजिस्ट फॉर चेंज इन पीएच बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन, यानी वो सॉल्यूशन जिनमें स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर उनकी पीएच क्या रहती है, पीएच में चेंज के लिए रेजिस्ट होते हैं, अपोज करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। तो सर आपने ये क्यों बोला था, स्मॉल अमाउंट स्मॉल अमाउंट स्मॉल अमाउंट, आपको याद है ना। चलो बेटा इस बात को समझते हैं, मैंने स्मॉल अमाउंट क्यों बोला था। बेटा देखो यहां देखो,
अगर HCl हायर अमाउंट में होता, क्या कहा, अगर ये HCl हायर अमाउंट में होता यानी इसकी कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा होती तो हमें पता है इससे आने वाले H+ की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होती। अगर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती तो इसकी कोई गारंटी है क्या Cn- से रिएक्शन करके सारे H+ रिमूव हो जाए? यस और नो? सपोज करो H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मान लो H+ के नंबर मान लो 100 H+ है ना, सपोज करो बेटा 90 मान लो इससे रिएक्शन करके हट गए, बाकी 10 H+ फ्री फॉर्म में है या नहीं है बच्चों? अगर 10 H+ फ्री फॉर्म में रह गए तो वो अपने एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, यानी पीएच को डिक्रीज करेगा। यस और नो? इसका मतलब अगर H+ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसके बाद इन रिएक्शन का कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। क्लियर है? इसका मतलब क्या, अगर HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करे वो लेस अमाउंट में हो, इसकी कंसंट्रेशन कम हो तो क्या होगा, उससे आने वाले H+ की कंसंट्रेशन भी कम होगी, और आने वाले H+ की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो सीधी सी बात है Cn- से रिएक्शन करके पूरे H+ यहां से रिमूव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, यहां आप देख सकते हो कैसे, अगर इस OH आप देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो ऐड कर रहे हो वो बहुत ज्यादा हायर अमाउंट में हो तो सीधी सी बात है अगर NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा होती तो उससे आने वाले OH- की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो ये बताओ बेटा, अगर OH- की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस बात की कोई गारंटी है क्या कि इससे HCl से रिएक्शन करके पूरे के पूरे OH- यहां से रिमूव हो जाए? यस और नो? नो बेटा, हमें पता है अगर ये एक्सिस में होता, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता तो कुछ OH- इससे रिएक्शन कर जाते, कुछ रिमेनिंग रह सकते थे, शेष रह सकते थे, और जो रिमेनिंग रह जाए वो हमें पता है बेसिक कैरेक्टर शो करके पीएच को इंक्रीज कर सकते थे यानी चेंज कर सकते थे। क्लियर है? इसका मतलब है हमें पता पीएच मेंटेन कब रहेगी, जब कंप्लीट H+ और OH- आयन सॉल्यूशन से रिमूव हो जाए, और कंप्लीट H+ और OH- आयन सॉल्यूशन से रिमूव होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है, H+ OH- की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है? अगर H+ OH- की कंसंट्रेशन कम चाहिए तो उसके लिए जो एसिड और बेस है उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अपने क्या कहा, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर बफर की पीएच क्या रहती है, मेंटेन रहती है। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये मैंने बात की बफर एक्शन क्या होती है। ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट है तो बोलो फटाफट, कोई भी डाउट है बोल सकते हो फटाफट, कोई भी डाउट हो बता सकते हो। दृष्टि, कुमकुम, फैसल, प्रेम, ऋतुराज, ऋतु जांगीड़, कोई भी डाउट हो बोल सकते हो फटाफट बोलो बेटा। चलो बेटा, यहां तक बात ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो बच्चों, ये तो अपन ने बात की बफर एक्शन। ओके, चलो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। तो एसिडिक बफर की बफर एक्शन क्या होगी ये अपन ने समझा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने पर मैंने कहा भी था बफर एक्शन का मतलब ही क्या होता है, यानी अपनी पीएच को मेंटेन रखने के लिए सॉल्यूशन जो रिएक्टिविटी शो करेगा वही क्या होगा, यानी इसकी बफर एक्शन बोली जाएगी। क्लियर है बेटा? ध्यान रखना, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में कहा था, जब आयनाइजेशन अपन स्टार्ट किया था, मैंने क्या कहा था, एसिड और बेस के बारे में सेम मेथड है, सेम पैटर्न है, बस एसिड के बारे में अच्छे समझते रहना, बेस के लिए अपने आप फॉर्मेलिटी हो जाएगा काम बेटा, आप उसी पैटर्न में करते रहना, वैसे वैसे रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो एसिड वाला अच्छे समझना, बेस वाला इसी के अकॉर्डिंग होगा। चलो बेटा आगे बात करते हैं, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिडिक बफर यानी एसिडिक बफर की पीएच क्या होती है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले क्या, रेफरेंस के लिए अपन वो एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे अपन इक्वेशंस वगैरह बना सके। तो ये मैं लिख रहा हूं जैसे HCN प्लस NaCN, मैंने क्या कहा था, मैंने एग्जांपल एक, कोई भी एक एग्जांपल दिमाग में होना चाहिए जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करे। तो अपन ने क्या लिया है, HCN प्लस NaCN यानी वीक एसिड, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है बेटा। क्लियर है? चलो अब देखो इनकी रिएक्शन अगर हम लिखे तो ये मान लो HCN है, HCN बच्चों देखो हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमें पता है कंप्लीटली आयनाइज होगा क्या, नहीं बेटा कंप्लीट आयनाइज नहीं होता, तो इसके लिए अपन डबल एरो यूज कर रहे हैं। क्लियर है? H+ और Cn-, इसी के पैरेलल में मैं क्या दूसरी रिएक्शन लिख रहा हूं, किसकी, NaCN की। NaCN हमें पता है सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या होगा, 100% आयनाइज होगा, तो इसके लिए सिंगल एरो यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि रिएक्शन के वापस बैकवर्ड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर C है तो ये 0 और 0। क्लियर? ये मान लो X अगर डिसोशिएट हो जाए तो कितना रिमेनिंग होगा बच्चों, C- X बच गया, ये क्या होगा X, ये होगा X। क्लियर
क्लियर है, ठीक है। ये जो सोल्ट है इसकी कंसंट्रेशन मान लो Y ले ले, तो ये स्टार्टिंग में 0 और 0। अब हमें पता सोल्ट है 100% आयनाइज होगा, तो ये कितना रिमेनिंग होगा, अरे 0 रिमेनिंग होगा, सीधी सी बात है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% आयनाइज होकर 0 बचेगा, क्लियर है। ये 100% आयनाइज होगा तो जितना था उतना ये बन जाएगा और ये भी उतना ही होगा, यस और नो, क्लियर है। चलो बेटा अब अपन बात करें, देखो दोनों में ये बताओ कोई कॉमन आयन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या। मैंने क्या कहा था बेटा, कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट चैप्टर में कई जगह काम आएगा, मैंने उसे स्टार मार्क भी किया था, याद है ना। कॉमन आयन की बात करें, दोनों रिएक्शन में कॉमन आयन कौन है बेटा, CN-CN-, क्लियर है। देखो CN-CN- कॉमन आयन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर CN- की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों, X है, यहाँ पर कितनी है, Y है। अब ये बताओ X में Y ऐड करेंगे या Y में X ऐड करेंगे, X में Y ऐड करेंगे। क्यों, मैंने क्या कहा था, मेन कंपाउंड कौन सा होगा, वीक वाला होगा। आ गया समझ में। स्ट्रॉन्ग वाले से सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, यस और नो। ये ध्यान रखना, वीक एसिड वीक बेस के आयनाइजेशन से पहले जो मैंने फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ आयनाइजेशन मैंने बताया था, उसमें कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, क्लियर है। ध्यान रखना बेटा, क्या कॉमन आयन में क्या करना, मेन कंपाउंड हमेशा वीक वाला होता है और इसमें स्ट्रॉन्ग वाले आने वाली कंसंट्रेशन को ऐड करते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो X प्लस Y, इससे खुद से जो आएगा वो कितना है, X है, और स्ट्रॉन्ग वाले सोर्ट से आने वाला कितना है, Y है, क्लियर। अब हमें पता है बच्चों, देखो इसको मैं ऑलमोस्ट क्या कर सकता हूँ, Y कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि X तो क्या है, वीक एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन है। वीक एसिड हमें पता है नेग्लिजिबल डिसोशिएट होता है, नगण्य मात्रा में वियोजित होता है, यस और नो। तो उससे बनने वाले जो आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन भी नेग्लिजिबल होगी, नगण्य होगी, यस और नो। स्ट्रॉन्ग हमें पता है 100% आयनाइज होता है, इसका मतलब उससे बनने वाले आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, X के कंपैरिजन में Y बहुत ज्यादा है, क्लियर है। इसका मतलब X के कंपैरिजन में Y बहुत ज्यादा है, तो ये बताओ दोनों का टोटल सम कितना आएगा, ऑलमोस्ट Y के समथिंग आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अरे सपोज करो X की कंसंट्रेशन सपोज करो बेटा 0.1 है, मैंने क्या कहा 0.1 है, और मान लो Y की जो वैल्यू मान लो 10 है, तो दोनों का सम करेंगे 10.1, ऑलमोस्ट 10 के समथिंग है बेटा, बात समझ में आई। तो जो स्ट्रॉन्ग वाली कंसंट्रेशन होगी ऑलमोस्ट उसी के इक्वल हो जाएगी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, क्लियर है। चलो बेटा अब बात करें, देखो वीक वाले के लिए अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखेंगे, Ka। बच्चा कहेगा सर इसके लिए क्यों नहीं लिखा, तो मैंने क्या कहा था, मेन कंपाउंड हमेशा कौन सा होगा, वीक वाला होगा, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। वीक एसिड होगा तो Ka यूज करते हैं कांस्टेंट, और वीक बेस है तो Kb यूज करते हैं, क्लियर है, ठीक है। K हमेशा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का कौन है, H प्लस, और कौन है Cn-, और अपॉन जो रिएक्टेंट है वो कौन है बेटा, HCN, यस और नो, यहां तक बात ठीक है। चलो बेटा अब अपन अगर बात करें तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, K = H+, तो ऐसा कैसा, हमें जो डाटा देगा, ये ध्यान रखना बच्चों, सोल्ट की फॉर्म में ना देखे, मैंने क्या कहा, हमें जो डाटा देगा वो आयन की फॉर्म में ना देके सोल्ट की फॉर्म में देगा बेटा। कैसे, यहां पर हमारे पास Cn- कॉन्जुगेट आयन आ रहा है, जबकि हमें जो डाटा देगा जानबूझ के क्या देगा, सोल्ट की फॉर्म में देगा। तो इस Cn- की जगह मैं सोल्ट लिख सकता हूं क्या, Cn- की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, सोल्ट यानी NaCN लिख रहा हूं। बच्चा कहेगा सर क्यों, अरे रीजन तो होना चाहिए ना, बिल्कुल बेटा इसका भी रीजन है। तो इसका रीजन क्या है समझना, यहाँ पे जो Cn- की कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी है, Y है, और क्योंकि ये Y क्यों है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से आने वाले Cn- की कंसंट्रेशन Y है, क्लियर। यहाँ Cn- की कंसंट्रेशन Y क्यों है, क्योंकि ये किससे बना है, NaCN से बना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना है, जिसकी खुद की कंसंट्रेशन भी कितनी है, Y है। कहने का मतलब क्या है, इस Cn- की कंसंट्रेशन जो Y है वो इनडायरेक्टली इस सोल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल है या नहीं है बेटा, क्लियर है। तो इस Cn- की कंसंट्रेशन की जगह मैं NaCN की कंसंट्रेशन भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, क्लियर है। और इसका रीजन क्या है बेटा, स्टेटमेंट अच्छे से सुनना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्या कहा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। काम खत्म, क्या बोलेंगे हिंदी में, सम आयन प्रभाव के कारण संयुग्मी आयन की सांद्रता लगभग लवण की सांद्रता के बराबर होती है, क्लियर है। इस वजह से कॉन्जुगेट आयन यानी जो Cn- है उसकी जगह NaCN अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्लियर है बेटा, ठीक है। अपॉन में क्या बच गया बेटा, HCN, ऐसा कैसा, ये हो गया HCN, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो अपन ने देखो बेटा एग्जाम्पल लिया HCN NaCN का, जरूरी है कि एग्जाम में कोई सा भी, जैसे मान लो हमेशा यही एग्जाम्पल है HCN + NaCN, नहीं, वो और भी कोई भी एग्जाम्पल अपनी जगह दे सकता है अपनी तरफ से,
लेकिन चाहे कोई भी एग्जाम्पल लिखे, हमें पता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड होगा हमेशा उसकी कंसंट्रेशन अपॉन में ही आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, नहीं बेटा। अगर एसिडिक बफर है तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? जो वीक एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यही आएगी, और जो सोल्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमेशा यही आएगी NaCN की जगह। क्लियर है? तो इनकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, H+, तो ऐसा कैसा, ये H+ हो गया, मल्टीप्लाई बाई NaCN की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। क्यों लिख रहा हूं, समझ में आ गया? और HCN की जगह क्या लिख रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और मैंने क्यों लिखा है मतलब समझ गए होंगे, ताकि एग्जाम में हमें कोई सा भी एसिड या सोल्ट दे, एसिड की जगह एसिड की कंसंट्रेशन, सोल्ट की जगह सोल्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा। तो यहां से अब देखो मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या कहा था, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो फाइनली क्या करेंगे, पीएच तक पहुंचना है, बेसिक होगा तो पीओएच तक पहुंचेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा। अगर पीएच की बात करें तो मेरे पास पीएच कहां से आ सकती है बेटा, H+ की कंसंट्रेशन से। तो H+ की कंसंट्रेशन चाहिए तो बाकी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो कैसे करेंगे, देखो Ka मल्टीप्लाई बाई एसिड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई में हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन, ये सोल्ट अपॉन में आएगा नहीं आएगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। समझ में आ गया? यस और नो? बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? ठीक है। जब हमारे पास H+ की कंसंट्रेशन आ गई तो ये बताओ हमें pH कैलकुलेट करने से दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है क्या? नहीं बेटा। क्यों? pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। यस और नो? तो H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो अपने pH का फॉर्मूला बना सकते हैं बेटा। कैसे? तो अपन क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ है, और H+ की कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिखूंगा, Ka मल्टीप्लाई बाय क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है बेटा। चलो इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या करेंगे, देखो माइनस लॉग Ka, बच्चों देखो माइनस को बाद में सोल्व करें तो क्या लिखेंगे, log Ka, और मल्टीप्लाई है तो क्या लिखेंगे, प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ Ka और माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्लियर है यहां तक? ठीक है। हमें पता है बेटा माइनस लॉग क्या होता है, P के बराबर होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, इस माइनस लॉग की जगह क्या लिख दूंगा, P, आगे क्या है Ka, तो क्या हो गया pKa, इस माइनस की जगह प्लस कर दूं तो क्या लिखेंगे, log है। और हमें पता है log का रूल क्या होता है, याद है ना, माइनस log x अपॉन वाई होता है, तो उसको प्लस log y अपॉन x कर सकते हैं, log के साथ वाली वैल्यू इनवर्स हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, माइनस की जगह प्लस कर दूं तो क्या करेंगे, log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझ में आ गया बेटा? यस और नो? ये अपना मेन फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? इस फॉर्मूले को नाम दिया जाता है बेटा हेंडरसन इक्वेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, हेंडरसन इक्वेशन। ये जरूर ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना इसमें भी बच्चा क्या गलती क्या करता है, मैं हमेशा कहता हूं टीचर का रोल यही तो होता है बेटा, ऐसा हो तो वो करना, वैसा हो तो ये करना। बच्चा रटाफिकेशन, सेल्फ स्टडी में सिर्फ रटाफिकेशन करता है कि ये फॉर्मूला होता है। अब क्या सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाएगा, तो हर कोई कर देगा, तुम्हारी क्या जरूरत है। लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो बाकी सभी लगभग बच्चों का गलत है, वो मेरा सही होना चाहिए, वही मेरी रैंक डिसाइड करेगा। कैसे बेटा? देखो समझना इस बात को, ध्यान रखना। बच्चा क्या सोचेगा, सिर्फ फॉर्मूला रटता है कि pH इक्वल टू Pk प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। लेकिन ध्यान रखना रटाफिकेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। क्या रट के मत करना, यहाँ जो एसिड है वो कंसंट्रेशन आपको कौन सी लेनी है, वीक एसिड की लेनी है। यस और नो? मैंने क्या कहा, ये जो कंसंट्रेशन किसकी लेनी है बेटा, वीक एसिड की कंसंट्रेशन लेनी है। और ये जो सॉल्ट यहाँ पर बोला है वो किसकी कंसंट्रेशन लेनी है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन आपको लेनी है। मैंने क्या कहा, समझ में आया बेटा? यहाँ जो एसिड है वो नो डाउट आपको वीक एसिड की कंसंट्रेशन तो लेनी है, लेकिन कौन से एसिड की, जो वीक एसिड होगा उसकी कंसंट्रेशन लेनी है। क्लियर है? और यहाँ सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये नहीं आंख बंद करके हर कोई सा चेप दो, नहीं, उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन आपको यूज करनी है। ध्यान रखना। बच्चा कहेगा तो ये तो देगा ना, हमें कभी कभार देगा, कभी कभार आपको अलग एग्जाम्पल दे देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने क्या कहा था, सॉल्ट
सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या करता है, बफर बना सकता है, यस और नो। तो वैसा केस भी आपको दे सकता है। वैसा केस अगर दे तो ध्यान रखना में हमें अगर चल के वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट है, वो अगर उसकी कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है तो रिएक्शन करके पहले ऐसा फॉर्मेशन करेंगे, वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सॉल्ट है, फिर दोनों की जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू पुट करके हेंडरसन इक्वेशन में वैल्यू पुट करके अपन पीएच कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, क्या यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे बेटा। ठीक है। तो बाय द वे अगर सॉल्ट की जगह कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन भी बोले तो भी अपन है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कॉन्जुगेट आयन की जगह तो अपन ने सॉल्ट लिखा था, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ इस चीज को खासकर मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया है बच्चों, ठीक है, बिकॉज चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NaCN, इस वजह से अपन ने क्या किया है बेटा, CN माइनस की जगह NaCN की वैल्यू पुट की है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। चलो इसकी हेंडरसन इक्वेशन तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम? दृष्टि, कुमकुम, फैसल, प्रेम, ऋतुराज, ऋतु जहांगीर, कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो? चलो बेटा आगे बढ़े। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो बेटा बात समझ में आ गई। चलो इसको बुझाते हैं। तो ये अपने एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, उसकी हेंडरसन इक्वेशन कैसे आती है और उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना है, और खासकर इन चीजों का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। बच्चा सीधी इक्वेशन रटता है, गलती करके आता है, लेकिन कहाँ गलती करवाएगा और इसका कैसे ध्यान रखना है, यही तो टीचर का काम है आपको बताना। बाकी सीधे फॉर्मूले तो बुक्स भी बता देती है, रजिस्टर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। चलो बेटा अब बात करते हैं। तो देखो ये तो कंडीशन होगी। फिर मैंने कहा टीचर का रोल कहाँ होता है, तुमसे कैसे कैसे गलती करवा सकता है, कैसे कैसे ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। चलो मैंने यही तो कहा बेटा, टीचर जिंदगी का यही तो रोल होता है। टीचर आपको सिखाता है गलती करने से पहले, एग्जाम होने से पहले, जिंदगी सिखाती है एग्जाम होने के बाद, आपसे गलती होने के बाद कि बेटा तूने ये गलत किया था। टीचर पहले इस चीज को बता देता है, क्या ऐसे गलती करवाएगा वैसे गलती करवाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। बच्चों देखो अपना फॉर्मूला क्या आया था, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग, अपने क्या कहा था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? चलो बच्चा कहेगा सर ये वापस क्यों लिखा, वापस इसलिए लिखा, अब घुमा फिरा के इसमें हमें क्या क्या पूछ सकता है, ये भी एक एक चीज बच्चे को ध्यान होनी चाहिए। ओके। ध्यान रखना बेटा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए कोई जरूरी नहीं है। अब 2-3 साल से इसमें घुमा फिरा के अच्छा क्वेश्चन बनाने लग गया। ठीक है। अलग अलग कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं। देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, कंडीशंस, परिस्थितियां, यानी आपको क्या क्या कंडीशंस आपको दे सकता है, यानी क्या लिखूंगा, कंडीशंस। देखते हैं बच्चों कौन कौन सी कंडीशंस आती है हमारी जिंदगी में। देखो बेटा एक तो मैं क्या लिखूंगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इफ का मतलब है अगर ऐसा हो तो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अगर x है तो एसिड की भी क्या होगी, x होगी बेटा। यस और नो, x से x को उड़ा दे, दोनों इक्वल होने का मतलब क्या, एक को मैंने x माना है तो दूसरे को भी x माना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू क्या हो गया, pK प्लस log 1, सॉरी ओनली 1 नहीं log 1। ठीक है। और log 1 कितना होता है बेटा, 0। अरे log 1 की वैल्यू ध्यान है ना बेटा, कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, pH इक्वल टू क्या हो गया, pKa, यानी ऐसी कंडीशन अगर है तो pH क्या आ जाएगा, pK के बराबर आ जाएगा बेटा। क्लियर है? pH इक्वल टू pK के बराबर आ गया और इसको बोलते हैं मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। क्या बोला जाता है बेटा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। बच्चा कहेगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों समझ
समझते हैं बेटा इस बात को, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन क्या होगी। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन क्या कह सकते हैं, या तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, या फिर क्या मिलेगा, पीएच इक्वल टू पीके। इन दोनों में से कोई सा ऑप्शन मिल रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी की कंडीशन वो होगी। अब बच्चा कहेगा सर कौन को रीजन तो होना चाहिए ना, बिल्कुल बेटा रीजन होगा, समझना इस बात को। हमें पता ये कंडीशन कब आ रही है, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग, जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल हो। तो हमें पता है पीएच इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, पिक के ए के बराबर आ रहा है। पिक के ए के बराबर आने का मतलब क्या है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा, जिसकी वैल्यू फिक्स होगी और उसकी हेल्प से जो पिक के आएगा उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी। अरे आपसे बोले के इक्वल टू 10 टू पावर -5 है तो पिक के क्या आ गया, 5 हो गया, सीधी सी बात है। कांस्टेंट की हेल्प से जो पी वाली वैल्यू आ रही है वो भी क्या होगी, फिक्स होगी। इसका मतलब है अगर ऐसी कंडीशन है एसिड और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है तो उनकी हेल्प से क्या होगा, जो पीएच आएगी वो सीधा ओनली के की वजह से ही आएगी। के की हेल्प से जो पीके आएगा उसके बराबर क्या आएगी, पीएच की वैल्यू आएगी। इसका मतलब के की वैल्यू अगर फिक्स है तो उससे जो पीके होगा वो भी फिक्स होगा, पीके की वैल्यू फिक्स है तो सीधी सी बात है पीएच की वैल्यू भी फिक्स होगी बेटा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। क्लियर। और पीएच की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, फिक्स है, इसका मतलब नो चेंज इन पीएच है। और पीएच में चेंज नहीं होना, इसी को तो क्या बोलते हैं, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होना। यस और नो, बात समझ में आई बेटा। इसका मतलब दोनों की कंसंट्रेशन अगर इक्वल आ जाए तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और जो पीएच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पीके के बराबर आ जाएगी। पीके कहां से आएगा, जो हमें के दिया जाएगा उसकी हेल्प से आएगा। क्लियर है। और के यानी एसिड का कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है और इसका मतलब कांस्टेंट की हेल्प से पीके आएगा, उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी और उसके बराबर पीएच आएगी, मतलब पीएच की वैल्यू भी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। क्लियर है। पीएच कांस्टेंट होना, इसका मतलब पीएच में चेंज नहीं होना, और जिस पॉइंट पर पीएच में चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या, पीएच में चेंज का अपोज मैक्सिमम है। सीधी सी बात है, पीएच में अपोज मैक्सिमम है चेंज के लिए, तभी तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और जिस पॉइंट पर पीएच में चेंज के लिए अपोज मैक्सिमम है बेटा, वही तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी होगी, क्योंकि बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, पीएच में चेंज का अपोज मैक्सिमम होना। यस और नो, समझ में आ गया बेटा। क्लियर है, ध्यान रखना। चलो बेटा, एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है, इफ, मैं बोल रहा हूं इफ का मतलब यही है, अगर ऐसा हो तो क्या, इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, एसिड की 10 टाइम हो। क्लियर है। चलो बेटा देखते हैं ऐसा क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीके प्लस लॉग। देखो बेटा, अगर एसिड की कंसंट्रेशन x है तो सॉल्ट की क्या होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय x, तो क्या लिखूंगा, 10x हो गया। यस और नो, x से मैं x को उड़ा दूं तो क्या करेंगे, pH इक्वल टू क्या हो गया, pH इक्वल टू pK प्लस log 10, और log 10 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो यहां से क्या लिखेंगे, pH कितना आ जाएगा, pH इक्वल टू pK प्लस 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो, सॉल्ट के 10 टाइम अगर हो तो देखो बेटा क्या कहते हैं, पीएच इक्वल टू क्या करेंगे, पीके प्लस क्या करेंगे, लॉग। बच्चों देखो सॉल्ट की अगर x है तो एसिड की इसकी 10 टाइम, यानी ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। x से x को उड़ा दूं तो क्या लिखेंगे, pKa प्लस log 1/10। यस और नो, log 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, pKa माइनस log 10। यस और नो, log 10 कितना होता है, 1 होता है। तो क्या लिखेंगे, pH इक्वल टू क्या लिखेंगे, pKa माइनस 1 हो गया। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और यहां से अपने पास ध्यान रखना, एक क्वेश्चन क्या बनता है, नोट खासकर ध्यान रखना, एक क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, पीएच रेंज का। मैंने क्या कहा, पीएच रेंज है। पहली बात तो रेंज का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक, यानी बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच की रेंज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कहां से लेकर कहां तक आ सकती है। तो समझना, जो पीके होगा या तो उसका +1 या -1। मैंने क्या कहा, बच्चा कहेगा सर ये कैसे हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है, अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम है तो क्या होगा बेटा, पीके की वैल्यू के +1 हो जाएगा, और अगर एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम है तो पीके के साथ -1 हो जाएगा। क्लियर है। बच्चा कहेगा सर ये +1 -1 कब आया है,
जब या तो ये 10 टाइम हो या फिर ये 10 टाइम हो। सर सॉल्ट या एसिड एक दूसरे के 100 टाइम या 1000 टाइम भी तो हो सकते, नहीं हो सकते? होने में हो सकता है। तो फिर बच्चा कहेगा सर प्लस माइनस में 1 की जगह 2 या 3 आ सकता है, तो क्या होगा, रेंज और भी कम ज्यादा हो सकती है, हो सकता मैथमेटिकली हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होगा। क्यों? अगर सॉल्ट या एसिड दोनों एक दूसरे के 100 टाइम या 1000 टाइम इतने टाइम मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, और कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो सॉल्यूशन बफर की फॉर्म में सही से बिहेव नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखना। मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है बेटा? या तो ये 10 टाइम या फिर ये 10 टाइम। समझ में आ गया? क्लियर है? वो डाउट तो बोलो बेटा यहां तक फटाफट। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? सर एक बार स्टेटमेंट रिपीट करना। कौन सा स्टेटमेंट? कुमकुम कौन सा स्टेटमेंट? कौन सा स्टेटमेंट बोल रही हो बेटा? फटाफट बोलो, जल्दी बोलो। कौन सा स्टेटमेंट? फटाफट। कौन से स्टेटमेंट की बात कर रही हो बेटा? उस टाइम मोबाइल हाथ में नहीं था, पता नहीं कौन से स्टेटमेंट की कर रही हो। फटाफट बोलो। पीएच ऑफ एसिडिक बफर। हाँ तो इसका कौन सा स्टेटमेंट था? बफर कैपेसिटी मैक्सिमम वाला क्या? अरे पूरा बोलो बेटा फटाफट। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कौन सा होगा? वो वाला क्या? मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कौन सा होगा? वो वाला क्या? फटाफट बोलो बेटा। अरे बेटा कितना टाइम लगाओगे? चलो क्लास के बाद कॉल मैसेज कर लेना। नहीं पता चला गया अभी कौन सा? क्या बोल रही हो? ड्यू टू कॉमन आयन वाला क्या? चलो बेटा देखो हेंडरसन, तो बावड़ी इतना ही बोल देती। हेंडरसन इक्वेशन में कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट देखो बेटा क्या करना है बच्चों। देखो अपन को क्या करना है, देखो अपन ने क्या बोला, ड्यू टू कॉमन आयन का मतलब क्या? अपन ने कहा था कॉमन आयन की वजह से जो कॉन्जुगेट आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट के ऑलमोस्ट इक्वल होती नहीं होती? होती है बेटा। कैसे? कॉन्जुगेट आयन क्या था? CN- और सॉल्ट क्या था? NaCN। जो हमें पता है जो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से CN- की कंसंट्रेशन कितनी थी? Y, और सॉल्ट जो है NaCN उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी है? Y है बेटा। इसका मतलब हमें पता है CN- की जो टोटल कंसंट्रेशन तो क्या है? X + Y है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो टोटल कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट किसके इक्वल होती है? जो स्ट्रॉन्ग से आता है उसके इक्वल होती है। आ गया समझ में? तो X + Y ये ऑलमोस्ट क्या होगा? Y के इक्वल ही होगा। तो अपन ने कहा था ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इज इक्वल टू, या कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। क्या कहा? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कॉन्जुगेट आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? ऑलमोस्ट सॉल्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। इसलिए मैंने लिखा था बावड़ो क्या CN- की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट NaCN की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। इसका रीजन क्या था ये मैंने बोल के बताया था। समझ में आ गया बेटा? अब ठीक है, चलो बच्चों आगे बात करते हैं बेटा। तो अपन ने क्या कहा? ये 3 कंडीशन डिस्कस की है। नंबर 4 कंडीशन देखो बेटा क्या कह सकते हैं? इफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या करेंगे? इफ एक्स कंसंट्रेशन, ए स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ X कंसंट्रेशन, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? X है। इफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ X कंसंट्रेशन एडेड इन बफर सॉल्यूशन, यानी बफर सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं? कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? X कंसंट्रेशन है। अगर ऐसा बोल दे तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना। ओके, ये जो 3 कंडीशन मैंने लिखाई है ये तो हर कोई टीचर बताता है, नॉर्मली बता भी दे, लेकिन ध्यान रखना नेक्स्ट 4 कंडीशन क्या है जो नया कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा कैसे करना है। ये मान लो HCN + NaCN, ये तो अपना मेन एग्जाम्पल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ? H के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा? क्या ऐड कर रहा हूँ बच्चों? H के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। यानी बफर सॉल्यूशन में X कंसंट्रेशन का अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिला दे तो क्या इफेक्ट होगा अपनी हेंडरसन इक्वेशन पे? देखते हैं बच्चों।
हमें पता है ये HCl हमने मिलाया है, तो HCl क्या करेगा, अरे एसिड है, एसिड कभी एसिड से रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता बेटा। तो ये क्या होगा, ये HCl क्या करेगा, इस सोल्ट के साथ रिएक्शन करेगा, सोल्ट के साथ रिएक्शन करके हमें पता है बच्चों ये H प्लस ये Cn माइनस HCl बनाएगा, नहीं बनाएगा, बनाएगा। इसका मतलब HCl इससे रिएक्शन करके क्या करेगा, HCN का फॉर्मेशन करेगा, तो HCN की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या नहीं होगी, इंक्रीज का मतलब क्या है, पहले से कुछ कंसंट्रेशन थी और दोनों की रिएक्शन से HCN और बन जाएगा, तो HCN की कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी, यस और नो। HCN की कंसंट्रेशन इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि ये एसिड इससे रिएक्शन कर रहा है। अगर ये एसिड इस सोल्ट से रिएक्शन कर रहा है तो बच्चों क्या होगा, सोल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अरे कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, समझ में आ गया बेटा, क्लियर है। इसका मतलब ये बताओ, एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज तो होगी, लेकिन कितनी इंक्रीज होगी, जितना एसिड इस सोल्ट से रिएक्शन करेगा, यस और नो। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी ली है, x, तो पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा, यस और नो। इसका मतलब ये x रिएक्शन करेगा तो जो एसिड बनेगा वो क्या होगा, XC होगा। और ये बताओ सोल्ट कितना रिएक्शन करेगा, ये अगर x रिएक्शन करेगा तो इसका भी x पार्ट रिएक्शन करेगा, तो ये XC माइनस होगा, डिक्रीज होगा, यस और नो, क्लियर है। तो अपनी हेंडरसन इक्वेशन में अपन क्या कह सकते हैं, pH इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये तो अपना कॉन्सेप्ट था बेटा, लेकिन देखो इसको कैसे अपन मॉडिफाइड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एसिड इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, हो रहा है बच्चों। कितना इंक्रीज होगा, जितना ये एसिड रिएक्शन करेगा, कितना रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा, इसका मतलब x रिएक्शन करेगा तो x HCN और बन जाएगा, तो एसिड प्लस x सीधा कर देना, क्लियर है, ठीक है। हमें पता सोल्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। सोल्ट डिक्रीज क्यों होगा, ये एसिड से रिएक्शन करेगा, इसका मतलब जितना एसिड रिएक्शन करेगा उतना ही सोल्ट डिक्रीज होगा। एसिड कितना रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा का पूरा रिएक्शन करेगा, यानी x रिएक्शन करेगा, तो सोल्ट माइनस x हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, अगर x कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग एसिड अगर मिलाए तो ये अपनी हेंडरसन इक्वेशन में ये चेंज आएगा, क्लियर है बेटा। ध्यान रखना कैसे करना, ये तो खाली समझने का तरीका था, लेकिन एग्जाम में अपने पास इतना टाइम होता है कि टाइम पास अपन करें, ये ऐसे तो ये ऐसे, नो बेटा, वहां तो नैनो सेकंडों में आंसर देना है, तो सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए, मेन इक्वेशन क्या होती है, pH इक्वल टू pK प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड, काम खत्म। आप ऐड क्या कर रहे हो, एसिड ही आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब एसिड ऐड कर रहे हो, तो देखो एसिड प्लस एसिड सेम नेचर है तो प्लस कर देना, आ गया समझ में। अगर अपॉन में प्लस कर दिया तो ऊपर सॉल्ट के साथ क्या कर देना, माइनस कर देना, काम खत्म। मैंने क्या कहा, समझ में आया। अगर एसिड ऐड कर रहे हो तो क्या करना, सीधा एसिड में एसिड ऐड कर देना, एसिड प्लस एसिड सेम नेचर के तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो एसिड के साथ में ऐड कर देना, एसिड के साथ प्लस है तो ऊपर सॉल्ट के साथ क्या कर देना, माइनस कर देना, समझ में आ गया। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ जो एसिड सोल्ट और H कंसंट्रेशन आपने लिए वो सेम यूनिट में होनी चाहिए बेटा, यार सभी मोल, मोलरिटी, मोलरिटी सभी ध्यान रखना, किस यूनिट में, सेम यूनिट में। जरूरी नहीं एक मोलरिटी ले रहे हो दूसरा नॉर्मलिटी ले रहे हो, सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इस बात का खासकर ध्यान रखना है, क्लियर। ये तो कब करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग क्या एसिड ऐड कर रहे हैं X कंसंट्रेशन का। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करके देखते हैं, तो क्या पूछ सकता है बेटा, समझना, इफ a strong base of X concentration, क्या कहा, a strong base of X concentration added in buffer solution, एडेड इन बफर सॉल्यूशन, यानी X कंसंट्रेशन का स्ट्रॉन्ग बेस क्या करे, बफर सॉल्यूशन में ऐड करे। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा, जैसे अपना एग्जांपल क्या था, HCN प्लस NaCN ये था, इसमें आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हो, यानी NaOH ऐड कर रहे हो, सपोज करो। अब हमें पता है बच्चों NaOH जो है वो पहले NaCN से रिएक्शन करेगा या HCN से करेगा, पहले HCN से करेगा, क्योंकि ये बेस है तो ये एसिड है। अरे सीधी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान वाली बात है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं है। हमारे सामने पाकिस्तान आ जाए या और कोई कंट्री आ जाए तो बाकी कंट्री को बाद में देखेंगे, पहले किसको सल्टाएंगे, पाकिस्तान को सल्टाएंगे बेटा, क्योंकि वो अपना एकदम बहुत ही ज्यादा अपोनेंट है बेटा, विरोधी है, यस और नो। तो बात वही आ रही है बेटा, क्या HCN प्लस NaCN की अगर अपन बात करें तो हमें पता है NaCN को तो बाद में भी देख सकता है, लेकिन पहले किससे रिएक्शन करेगा, HCN से रिएक्शन करेगा, यस और नो। NaOH HCN से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, NaCN बनाएगा, यस और नो। NaCN क्या बेटा, सॉल्ट है, इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगी,
होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये बेस क्या हो रहा है, HCN से रिएक्शन कर रहा है। अगर HCN यानी एसिड रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा। यस और नो? क्लियर है? चलो बेटा देखो, अब देखते हैं अपनी हेंडरसन इक्वेशन में क्या फर्क पड़ेगा। अपनी इक्वेशन क्या थी, pH इक्वल टू pK प्लस log सॉल्ट अपॉन क्या करेंगे बेटा, एसिड। ये तो अपनी मेन इक्वेशन थी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। देखो सॉल्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सॉल्ट इंक्रीज हो रहा है। सॉल्ट कितना इंक्रीज होगा, जितना बेस, जितना सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। सॉल्ट का कितना फॉर्मेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस कितना रिएक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो 100% आयनाइज होकर 100% रिएक्शन करेगा। एक्स का एक्स ही रिएक्शन करेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब जो सॉल्ट बनेगा वो भी एक्स कंसंट्रेशन में उसका फॉर्मेशन होगा, तो पहले जो सॉल्ट है उसमें एक्स कंसंट्रेशन और ऐड हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। ये एसिड है, ये क्या होगा, अरे डिक्रीज होगा, नहीं होगा, डिक्रीज होगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा। ये कितना डिक्रीज होगा, जितना बेस रिएक्शन करेगा। बेस कितना रिएक्शन करेगा, अरे 100% रिएक्शन करेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? तो ये कितना था बेटा, एक्स, तो क्या होगा, -x कर देंगे। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है। और याद रखने का इजी तरीका क्या, अपना जो एग्जांपल एंडरसन इक्वेशन में क्या था, log सॉल्ट अपॉन एसिड। ऐड क्या कर रहे हो आप, बेस, एसिड बेस। अपोजिट नेचर है या नहीं है, अपोजिट नेचर होगा तो साइन कैसा, माइनस का होगा बेटा। क्लियर? अपॉन में माइनस कर दिया तो ऊपर क्या कर देना, प्लस कर देना, काम खत्म। आ गया समझ में? यस और नो? एक साइड फिक्स कर देना। सेम नेचर वाला ऐड कर रहे हो तो ऐड कर देना, अपोजिट नेचर वाला ऐड कर रहे हो तो माइनस कर देना। अपॉन में नीचे जितना प्लस या माइनस करो ऊपर उसका अपोजिट कर देना। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? चलो एक कंडीशन हमें क्या पूछ सकता है बेटा, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। इफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाई n टाइम्स, यानी स्मॉल n मैंने बोला है। क्लियर है बेटा? जैसे बोल रहा वैसे करते जाओ। तो अपनी हेंडरसन इक्वेशन क्या है, pH इक्वल टू pKa प्लस log है। बच्चों देखो हमें पता है ये तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता है बेटा। तो ये क्या कर रहा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को n टाइम कर रहा है। तो एक बात तो श्योर है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, दो टाइप की pH आएगी। दो टाइप की pH कौन सी, एक तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को n टाइम मल्टीप्लाई करने से पहले, एक n टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद। n टाइम का मतलब है 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, जो भी हो बेटा। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक तो n से मल्टीप्लाई करने के पहले, एक मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ ये आयनिक में भी काम आएगा। कैसे, आयनिक या फिर जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपन बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां पर यूज होता है बेटा, जो नैनसेट इक्वेशन अपन देखते हैं, एनोड की कंसंट्रेशन, कैथोड की कंसंट्रेशन है। एनोड कैथोड की कंसंट्रेशन को इतना टाइम कर दे तो ई सेल क्या हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा, वहां भी काम आएगा। इसको करने का तरीका क्या है, जो पहले है बेटा उसे हटा देना। मैंने क्या कहा, जो पहले है उसे हटा देना। बस जो चेंज आया है, जो नया चेंज आपने किया है, डिफरेंस उसी की वजह से आएगा, उसी को छोड़ना है, बाकी सबको हटा देना। ओके, कैसे, इसका मतलब क्या, पीके को हटा देंगे, यस और नो, पीके को हटा देंगे, एसिड को हटा देंगे, सॉल्ट को हटा देंगे, क्योंकि ये तो पहले भी था। इसका मतलब बाकी मेरे पास क्या बच गया, प्लस log n बच गया, यस और नो। यानी इस pH में जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इसलिए प्लस log n की वजह से आएगा। बच्चा कहेगा सर n से मल्टीप्लाई करने से पहले log भी तो था, ये क्यों नहीं हटाया, ये इसलिए नहीं हटाया बेटा क्योंकि ये log क्या है, दोनों के मल्टीप्लाई में है, इसके मल्टीप्लाई में है। देखो log n के साथ भी है, सॉल्ट के साथ भी है, तो ये n के साथ भी है, इस वजह से log को नहीं हटाया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? तो क्या करेंगे, न्यू pH जो आएगी मैं क्या लिखूंगा, न्यू pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड pH। मैंने क्या कहा, न्यू pH इक्वल टू क्या आ जाएगी, ओल्ड pH, और साथ में क्या करूंगा, प्लस log n, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, प्लस log n, क्योंकि मैंने क्या कहा बेटा, प्लस log n आएगा, जैसा है वैसा वैसा कर दो, बाकी जो पहले प्रेजेंट था उसको हटा देना, रिमूव करते जाना बेटा। क्लियर है? ठीक है। एक कंडीशन हमें क्या दे सकता है, इफ concentration of acid multiplied by n टाइम्स, यानी जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कर रहे हो, n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई n टाइम। तो पहले अपनी इक्वेशन लिख दो, देखो इसमें क्या चेंज आएगा, pH इक्वल टू क्या होगा बेटा, pK प्लस log है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, और अपॉन में क्या कर रहे हो,
n मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझ में आ गया? यस और नो? यहां तक क्लियर है? चलो बेटा देखो, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई करने से पहले आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज थी बेटा, उनको हटाते जाओ। कैसे? pK पहले था, सोल्ट पहले था, एसिड भी पहले था, मतलब डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? प्लस log 1/n। यस और नो? ये जो प्लस log 1/n है, जैसे इसमें यहां पर अपने अलग किसको उठाया था? प्लस log n को, वैसे यहां पर डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? प्लस log 1/n, या फिर क्या लिखूं? माइनस log n। यस और नो? अरे 1/n को n बनाऊंगा तो प्लस किसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा किसकी वजह से आएगा? न्यू पीएच। न्यू पीएच इक्वल टू क्या हो गया? ओल्ड पीएच और माइनस log n कर देंगे। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, घुमा फिरा के हमें कौन कौन सी कंडीशंस पूछ सकता है बफर सॉल्यूशन यानी एसिडिक बफर सॉल्यूशन की हेंडरसन इक्वेशन पर। ये मैंने एक एक कंडीशन बताई है कैसे करना, क्या करना। डायरेक्टली फॉर्मूला रटोगे तो कंफ्यूज होगे बेटा। एक एक कंडीशन मैंने एक्सप्लेन किया, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ट्रिक्स के अकॉर्डिंग कैसे दिमाग में सेट रखना है, ये ध्यान रखना। इससे ज्यादा एसिडिक बफर पर कुछ भी नहीं पूछेगा। क्लियर? चलो फटाफट बोलो, और कोई दिक्कत है तो फटाफट बोलो बेटा। आज के लेक्चर में और कोई दिक्कत है तो अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। रश्मि, कुमकुम, फैसल, प्रेम, ऋतुराज, ऋतु जांगीर, ऋतु गुजर। चलो बेटा, और कोई दिक्कत? यस और नो? अब रिप्लाई करो, क्लास खत्म करते हैं फिर। कोई डाउट? चलो बेटा, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर। चलो बेटा, ठीक है। अंधे बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा रे, अंधे बच्चों को रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। चलो ठीक है बेटा, यहाँ तक अच्छे से समझना। कोई डाउट हो पूछना बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। क्लियर? बेसिक बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से साथ साथ करेंगे, अच्छे से समझ के कैसे करना, क्या करना है। क्लियर है बेटा? ठीक है। सोल्ट कॉन्जुगेट बेस होगा क्या? सोल्ट कॉन्जुगेट बेस बेटा, सोल्ट कॉन्जुगेट बेस क्या? कॉन्जुगेट तो क्या बेसिक बफर में आएगा बेटा। मैंने क्या कहा, अपना एसिडिक बफर की बात करें तो वीक एसिड होता है, उसका कॉन्जुगेट आयन होता है। सोल्ट कॉन्जुगेट बेस थोड़ी होता है, यानी वो तो सोल्ट है। ठीक है, अपना एसिडिक बफर था तो मैंने क्या कहा, एसिडिक बफर में क्या होगा, जो आयन होगा वीक एसिड का जो आयन है वो उसका कॉन्जुगेट पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, बस यहाँ पर सोल्ट की कंसंट्रेशन कॉन्जुगेट आयन के इक्वल होती है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अपने रिएक्शन लिखी थी, याद हो तो? क्लियर है? वैसे बेसिक बफर में क्या होगा, जो वीक बेस होगा उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सोल्ट बनेगा, तो वीक बेस का जो कॉन्जुगेट आयन होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनने वाला सोल्ट होगा उसके इक्वल होगी बेटा। समझ में आ गया? तो सोल्ट कॉन्जुगेट बेस नहीं होता बेटा, सोल्ट तो सोल्ट होता है, उसका जो आयन है वो उसका कॉन्जुगेट पार्ट है। समझ में आ गया? जैसे HCN वीक एसिड है तो उससे जो क्या बन रहा है CN माइनस है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान रखना, ना कि सोल्ट। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, चलो बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ से अच्छे से रिवाइज करना बेटा। क्लियर है? ठीक, बाय।